हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 52 से लेके 62 के बीच में ये पड़ता है। हमारा पार्ट 5 यूनियन का पार्ट है, तो हम यहाँ पे पार्ट 5 का जो सबसे पहला राष्ट्रपति है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारा प्रेसिडेंट होता है। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे, इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाता है, चुनाव की प्रक्रिया में सीक्रेट बैलेट का क्या मतलब है, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट कितना होता है और कितना हो सकता है मैक्सिमम, विधायक के वोट का मूल्य क्या होता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे हम। अभी करंट में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट और पीएम। तो स्टार्ट करते हैं, स्लाइड शो पे लगाते हैं इसको। फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, तो हमारा पार्ट 5 यूनियन का ये पार्ट है। सबसे पहला पार्ट ये सारे आर्टिकल्स जिनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारा प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट और टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसके बाद हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। ठीक है, एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं, क्या क्या इन आर्टिकल्स में दिया गया है। उससे पहले हमको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट होता है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है? यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारी है कार्यपालिका। ठीक है, यहाँ ये जो क्लास होगी वो दोनों लैंग्वेजों के लिए होगी। ठीक है, कार्यपालिका, कार्यपालिका। थोड़ा राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्लास समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइटिंग इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी मैं संभाल संभाल के लिखूंगा। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा एक तो होता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, सेकंड पार्ट जो हमारा होता है वो होता है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारा थर्ड पार्ट होता है हमारा पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो फोर्थ पार्ट आता है वो हमारा आता है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट होता है। तो हम जो डील करेंगे वो प्रेसिडेंट को आज डील करेंगे, अगली क्लास में हम वाइस प्रेसिडेंट को डील करेंगे और ये कंबाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद पीएमओ और सीओएम और महान्यायवादी यानी कि ऑडिटर जनरल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रपति है वो हमारा कौन से पार्ट में आता है? तो वो आता है पार्ट 5 का पार्ट है। ठीक है, अब पार्ट 5 में कौन से आर्टिकल्स आते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पार्ट 5 में हमारे आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेके 51 तक आते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 52। स्टार्टिंग हमारे पार्ट 5 की जो होती है वो आर्टिकल नंबर 52 से ही होती है। आर्टिकल 52 हमें क्या कहता है? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा आर्टिकल नंबर 52 कहता है। ठीक है, और इसी के अंदर आता है कि ये कार्यपालिका का अध्यक्ष भी होगा। हु शैल बी द हेड ऑफ द यूनियन, हु शैल बी द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कार्यपालिका का वो अध्यक्ष भी होगा, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। ये हमारे आर्टिकल नंबर 52 के अंदर ही आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 हो गया। आर्टिकल नंबर 53 की अगर हम बात करें, आर्टिकल नंबर 53 की अगर हम बात करें तो हमारा सेकंड आर्टिकल जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो हमारा है आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 हमें क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 53
ठीक है। आर्टिकल नंबर 53 हमें क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 53 हमारा कहता है कि कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होंगी वो सारी की सारी राष्ट्रपति के अंदर आएंगी, यानी कि कार्यपालिका जो भी काम करेगी वो राष्ट्रपति के नाम पे करेगी, शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, पावर ऑफ यूनियन shall vested in president, shall vested in president। ठीक है, यानी कि कार्यपालिका की शक्तियां, इसका हिंदी में क्या मतलब हो? कार्यपालिका की शक्तियां। आपको वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सेंस बैठानी है कि कौन सा आर्टिकल किस बारे में बात करता है। शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, यानी कि जितनी भी पावर्स, जितने भी काम हमारे यूनियन करेगी, यानी कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव करेगी वो राष्ट्रपति के नाम पे करेगी। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जितने भी लॉज पास होते हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है, जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो हमारे सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जो भी लॉ एंड फोर्स होता है वो हमारे राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है, सब कुछ हमारा राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है, और इसी के अंदर एक क्लोज में ये भी लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति होगा वो सुप्रीम कमांडर होगा, ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस का यहाँ पे, फोर्सेस से यहाँ पे क्या मतलब है? फोर्सेस से मतलब इसका ये नहीं है कि इसमें पैरामिलिट्रीज भी आती हैं। तो फोर्सेस इसमें तीन तरह की आती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, ये तीन फोर्सों का जो सुप्रीम कमांडर होगा वो हमारा प्रेसिडेंट होगा। कौन होगा? वो हमारा प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 53 हो गया, हमें 62 तक जाना है, तो हम चलेंगे अगले पेपर पे। तो अगली स्लाइड्स पे हम देखें तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 54 है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 54 किसके बारे में बात करेगा? आर्टिकल नंबर 54 बात करेगा हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेके। ठीक है, कि राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे होगा, निर्वाचित कैसे होगा। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू होता है, हिंदी में जिसे निर्वाचक मंडल कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं? निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन आते हैं? जितने भी हमारे इलेक्टेड एमपीज हैं और एमएलएज हैं, जितने भी हमारे इलेक्टेड एमपी हैं प्लस जितने भी हमारे एमएलए हैं। ठीक है, एमपीज कौन? जो राज्यसभा में बैठते हैं, हमारे राज्यसभा के सदस्य, और एमएलए को जो हमारे लोकसभा के सदस्य। और यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं, राज्यसभा को हमारा उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को हमारा निम्न सदन कहते हैं। यानी कि मैं इसको इस तरीके से भी कह सकता हूं कि जो हमारे निम्न सदन के और उच्च सदन के सदस्य इलेक्टेड हैं, यानी कि जो निर्वाचित है, वो हमारे यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। ठीक है, और कौन हो सकता है? और अगर मैं बात करूं तो एक और होते हैं हमारे दिल्ली और पांडुचेरी के, दिल्ली और पांडुचेरी के, दिल्ली और पांडुचेरी के, दिल्ली और पांडुचेरी के जो एमएलए होते हैं हमारे, वो होते हैं इसमें। ठीक है, दिल्ली और पांडुचेरी के जो एमएलए हैं हमारे वो होते हैं। बाकी यूटीज के हमारे एमएलए, बाकी यूटीज में हमारे एमएलए नहीं होते तो वो नहीं होते इसमें। ठीक है, दिल्ली और पांडुचेरी के एमएलए भी होते हैं और बाकी सारी स्टेट्स के होते हैं। ठीक है, अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पे मनोनीत जितने भी सदस्य होते हैं, अगर मैं बात करूं तो मनोनीत सदस्य जो होते हैं
वो यहाँ पे इलेक्शन में भाग नहीं लेते। अब मनोनीत में दो तरह के मनोनीत होते हैं। पहले तो हमारे लोकसभा में दो हुआ करते थे, लेकिन वो जहां तक मेरे को याद आ रहा है 104वें या 106वें संशोधन के थ्रू लोकसभा में जो दो सदस्य होते थे वो हमारे खत्म कर दिए गए हैं। तो अब सिर्फ जो मनोनीत सदस्य बचे हैं वो बचे हैं राज्यसभा में। और राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? 12। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी से होते हैं। ठीक है, अगर मैं एमएलए में एल ए की बात करूं तो एल ए हमारा क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और एमएलए और जो एमपीज होते हैं हमारे, वो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे एमपीज होते हैं वो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट होते हैं, और जितने भी एमएलए होते हैं वो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट होते हैं। ठीक है, और एक सेकंड, हाँ नहीं 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 सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ करवा दी। यहाँ पे इससे कोई मतलब है नहीं। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई मेंबर नहीं होता, लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई भी मेंबर नहीं होता, लेजिस्लेटिव असेंबली से एमएलए होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, वही हमारे विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं वो हमारे इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 54 के बारे में हमने बात कर ली, तो हम अब अगले आर्टिकल की तरफ को चलते हैं। हमारा आर्टिकल नंबर 54 किस बारे में बात कर रहा था? हमारा आर्टिकल नंबर 54 जो था वो हमारा निर्वाचन के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 54। अगर मैं आर्टिकल नंबर 55 की बात करूं, आर्टिकल नंबर 55 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर हमारा मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में बात करता है कि इलेक्शन का तरीका क्या होगा। मैनर ऑफ इलेक्शन यानी कि निर्वाचन की पद्धति क्या होगी हिंदी वालों के लिए, निर्वाचन की पद्धति। ठीक है, निर्वाचन की पद्धति के बारे में बात करेगा। निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, निर्वाचन की पद्धति के बारे में जान लेते हैं। तो ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, हमारा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, हम जाके उसमें वोट नहीं कर पाते। डायरेक्ट इलेक्शन कौन, कि हम डायरेक्ट किसी को चुनने, जैसे हम अपने एमएलए को चुनते हैं, हमारे एमपीज को चुनते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, वो इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, एमएलए और एमपी वही यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, हमारे जो एमएलए है और एमपी है वो जाके हमारी उस पे वोट करते हैं, हमारी जगह पे वोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या अंतर है। डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है वो हमारा सीधे लोगों के द्वारा होता है, बाय द पीपल होता है, बाय द पीपल होता है। और हमारा जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो बाय रिप्रेजेंटेटिव होता है। भाई एमएलए और एमपी हमें रिप्रेजेंट ही तो करते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो होता है, सेंटेटिव के थ्रू जो होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव के जो थ्रू होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन हमें समझ में आ गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो वोट होता है वो वोट कैसे काउंट होता है, अगर वोट काउंटिंग की मैं बात करूं तो मेरे को वोट काउंटिंग से पता चलता है कि जो इनका वोट है वो हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू काउंट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका क्या मतलब है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इनडायरेक्ट
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? ये तो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया हिंदी में, अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को मैं हिंदी में क्या कहूंगा? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को मैं कहूंगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसको मैं कहूंगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, उसमें इतना डीप हमें जाने की कोई खास जरूरत है नहीं। तो अगर मैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करूं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपके इलाके में दो एमएलए इलेक्ट हुए। एक एमएलए जो था, उसके यहाँ पे जो इलेक्शन था, वो उन पे जो वोट पड़ी, या मतलब वो उनके इलाके में वोट थी, वो 10 लाख थी। अगर मैं बात करूं कि दो बंदे थे, दो अलग अलग एरिया से सिलेक्ट हुए। ठीक है, यहाँ पे जो वोट थी वो 10 लाख थी, यहाँ पे जो वोट थी वो 12 लाख थी। ठीक है, अब ये जो वोटिंग का अंतर है, इसी को खत्म करने के लिए यहाँ पे पर वोट को अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, जिससे वो इलेक्शन में काउंट होता है। ठीक है, उससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही होता है। ठीक है, अब मैं तीसरे की बात करूं तो इसकी जो हमारा होता है इलेक्शन जो होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? उसकी प्रक्रिया होती है हमारी, अगर मैं पेन को चेंज करके यहाँ पे लिखूं, एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और इंग्लिश में हम इसको कहेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी कि एक बंदे को यहाँ पे सिर्फ एक ही वोट दिया जाता है। ठीक है, एक बंदे को यहाँ पे सिर्फ एक ही वोट दिया जाता है, और वोटिंग होती किस तरीके से? वोटिंग होती है गुप्त पद्धति के थ्रू। वोटिंग होती है गुप्त पद्धति के थ्रू, जिस बंदे ने वोट डाला है सिर्फ उसे ही पता है उसने किसे वोट डाला है, बाकी किसी को भी नहीं पता। बैलेट्स पे होता है, तो बैलेट्स को उसमें डाल दिया जाता है और लास्ट में उसको काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति तो हमने पढ़ ली। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति से रिलेटेड एक चीज और है कि अगर राष्ट्रपति को निर्वाचित होना है, राष्ट्रपति को अगर निर्वाचित होना है तो उसका प्रपोजल कैसा आएगा? प्रपोजल आने के लिए भाई किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना, उसका प्रपोजल कैसे देंगे? तो वहां पे 50 तो हमारे प्रपोजल होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, यानी कि 50 बंदे उसे प्रस्ताव दे, और 50 बंदे और होने चाहिए हैं जो अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, 50 बंदे अनुमोदक होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब होता है? अनुमोदक। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है हमारा? यानी कि जब राष्ट्रपति को, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाना है, तो किसी भी पार्टी के 50 बंदे वहां पे प्रस्तावक के तौर पे उसका प्रस्ताव संसद में पेश करेंगे, और फिर 50 बंदे और वहां पे उसको सेकेंडरी तौर पे वहां पे उसको सपोर्ट करेंगे, तब जाके एक बंदा हमारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में जो राशि होती है हमारी, जमा राशि जो होती है, सिक्योरिटी मनी जिसे कहते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए एक बंदे को 15,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, एक बंदे को 15,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं। एक बंदे को 15,000 रुपए क्यों जमा करने पड़ते हैं? अगर वो मिनिमम वोट भी नहीं ला पाया तो वहां पे उसको उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं यहाँ पे किस चीज की, कि हमारा कोटा क्या होता है? कोटा यानी कि जो हमारा ये इस बारे में बात कर ले थोड़ी सी, कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता कैसे। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व कैसे होता है कि अगर मैं बात करूं तो हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अगर मैं कोटा बोलूं, तो कोटा जो हमारा होता है वो हमारा होता है टोटल वोट अपोन में
उम्मीदवारों की संख्या, ठीक है। जब अनुपातिक प्रतिनिधित्व कोई दे रहा है तो वहां पे जीतेगा कैसे, कोटा कैसे मिलेगा, मतलब कि उसे, जैसे कि हमारा लोकसभा राज्यसभा में इलेक्शंस जब होते हैं तो हमारी पार्टी जो जीतती है वो 2/3 सीट से जीतती है, वही हमारा लोकसभा में वो बना पाती है, सरकार बना पाती है। इसी तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीतेगा, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीतेगा, दो बंदे आ गए, 3 बंदे आ गए, 4 बंदे आ गए, तो उसी को हम कोटा से डिफाइन करते हैं कि उन्हें रिप्रेजेंटेशन में कितना मिला, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, कोटा जो होता है हमारा टोटल वोट अपोन में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डेट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्लस में 1, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्लस में 1, और यहाँ इसके प्लस में 1, ठीक है। ये हमारा मिनिमम वोट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये हमारी मिनिमम वोट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये हमारी मिनिमम वोट रिक्वायरमेंट होती है। अब एक विधायक के वोट का क्या मूल्य होगा, हमने शुरू वाली स्लाइड्स में देखा था कि एक विधायक के वोट का मूल्य क्या होगा, इसको भी कैसे काउंट करते हैं, विधायक के वोट का मूल्य, वैल्यू ऑफ ए एमएलए या एमपी, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए एमएलए, वैल्यू ऑफ एमएलए, वैल्यू ऑफ ए एमएलए, ठीक है। वैल्यू ऑफ एमएलए को हम कैसे काउंट करेंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस, मतलब एक स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 1/1000, ठीक है। ये हमारा एक वैल्यू ऑफ वोट निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे दिल्ली स्टेट है, दिल्ली स्टेट में 70 सीट मान के चलता हूं मैं, 70 सीट्स हैं, ठीक है, और यहाँ के बंदे इलेक्टोरल कॉलेज के हिस्सा होंगे, और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 2 करोड़ है, 2 CR है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू ऑफ वोट की बात, वैल्यू ऑफ एमएलए, वैल्यू ऑफ एमएलए की बात करूं, वैल्यू ऑफ एमएलए की बात करूं, तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए की बात करूं तो ये मेरा हो जाएगा 2 CR, जो भी जीरोज आएंगे वो अपने आप काउंट कर लेना, 70 सीट्स टोटल है, मल्टीप्लाई बाई 1/1000, ऐसे करके हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए को यहाँ से काउंट कर सकते हैं, विधायक के वोट का मूल्य काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक ये जो हमारा चल रहा था वो हमारा आर्टिकल नंबर 55 चल रहा था। अब यहाँ से हम आर्टिकल नंबर 56 की तरफ को मूव करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 56 हमारा क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 56 हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल बताता है, यानी कि टर्म ऑफ प्रेसिडेंट बताता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 56 टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया में जो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट है वो कितनी है, वो हमारी है 5 years। अभी कौन करंट में प्रेसिडेंट है, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। अब इसी में आता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा। अब प्रेसिडेंट जो है वो अपना त्यागपत्र देगा वाइस प्रेसिडेंट को। और एक बात सॉरी, एक बात वो यहाँ पे याद रखने की है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देगा, और वाइस प्रेसिडेंट भी अपना त्यागपत्र सिर्फ प्रेसिडेंट को ही दे सकता है, ठीक है। त्यागपत्र जो है यानी कि रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देगा, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देगा, बाकी किसी को भी रेजिग्नेशन नहीं देते, ठीक है। इतना छोटा सा हमारा आर्टिकल नंबर 56 था, और इसमें और कुछ है नहीं, तो हम आर्टिकल नंबर 57 की तरफ को मूव करते हैं, हमें 62 तक आर्टिकल्स करने, ठीक है। आर्टिकल नंबर 57 हमारा क्या कहता है, यहाँ लिख देता हूँ, आर्टिकल नंबर 50
7, ठीक है। आर्टिकल नंबर 57 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 57 हमारा है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन को राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से रिलेटेड, यानी कि री इलेक्शन से, री इलेक्टेड, री इलेक्टेड कितनी बार हो सकता है उससे रिलेटेड है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो मेरे को यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि भारत में जो प्रेसिडेंट है वो कितनी भी बार, एनी नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इलेक्टेड हो सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स वो इलेक्टेड हो सकता है, ठीक, कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है, लेकिन सब जगह ऐसा है नहीं। तो नोट डाल के एक बात यहाँ पे लिख लो, जो सबसे मजबूत कंट्री है, सबसे मजबूत कंट्री जो पूरे विश्व की है, यूएसए में एक बंदा सिर्फ 2 टाइम्स ही प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन डिफरेंस है, यहाँ के प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं वो उसमें होती तो हैं, लेकिन वो यूज नहीं कर पाता, उसके बिहाफ पे पीएमओ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे यूज करती है। लेकिन यहाँ की जो पावर है, यूएसए की पावर पूरी की पूरी प्रेसिडेंट के अंदर ही होती है, प्रेसिडेंट ही पावरफुल होता है और प्रेसिडेंट ही पावर का यूज करता है। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट की पावर का यूज जो होती है वो पीएमओ प्राइम मिनिस्टर करता है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, ठीक है। जितनी भी यूनियन एग्जीक्यूटिव के पावर का एक्चुअल एक्सेस है वो हमारे प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे री इलेक्टेड की बात आ गई है, तो मेरे को यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, वो हमारे सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल तक रहे हैं, लॉन्गेस्ट टर्म जो इसकी बात करें वो इन्हीं की रही है। ये सबसे ज्यादा बार री इलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा री इलेक्टेड हुए हैं 2 बार, 2 बार, और उसके पहले भी थोड़े टाइम तक रहे थे, तो इसलिए, ठीक है। और फिर आगे अगर हम और बात करें, और बात करने के लिए हमारे पास क्या है, और बात करने के लिए हमारे पास है आर्टिकल नंबर 58, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि यहाँ पर पेज आर्टिकल नंबर 58 के लिए कम पड़ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 58, ठीक है। आर्टिकल नंबर 58 की अगर हम बात करें, आर्टिकल नंबर 58 हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता किन किन लोगों में, या किस तरह की योग्यताएं राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए, ठीक है, किस तरह की योग्यताएं राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। तो उसमें सबसे पहली जो योग्यता है वो हमारी है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है? मैं पहले सारी की सारी जितनी भी हमारी वो है क्वालिफिकेशन है, जितनी भी हमारी क्वालिफिकेशन है एक बार उन्हें बताया तो, कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकेंडरी जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो एज से रिलेटेड है, कि उनकी उम्र 35 प्लस होनी चाहिए, 35 प्लस ही होने चाहिए, ठीक है। थर्ड जो हमारी क्वालिफिकेशन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उनके अंदर लोकसभा का सदस्य चुने जाने लायक योग्यता होनी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ लोअर हाउस और लोकसभा। ही शुड बी qualified to appointed as member of लोक सभा। और मैंने आपको पहले बताया था लोअर हाउस, निम्न सदन जिसे कहते हैं, उसके अंदर इलेक्टेड होने की उनके अंदर सारी योग्यताएं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज हो जाती है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास होती है, तो इनके पास योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य होने की। क्योंकि अगर मैं यहीं पे आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारा सिटिंग सभापति होता है, किसका, राज्यसभा का। तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली सारी खूबियां होनी चाहिए जिससे कि वो राज्यसभा का सदस्य चुना जा सके, ठीक है।
थर्ड ये हो गई। फोर्थ की अगर मैं बात करूं, फोर्थ की येलो ले लेते हैं। फोर्थ की अगर मैं बात करूं, येलो तो विजिबल नहीं है, नहीं येलो विजिबल नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं। फोर्थ की बात अगर मैं करूं, फोर्थ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो किसी लाभ के पद में ना, लाभ के पद पद पे ना हो, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, ठीक है। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में नहीं है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन जब यहाँ पर नहीं है, तो इसमें सिर्फ दो तीन चीजें लिखी हुई हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या नहीं आता, कि वो पीएम ना हो, पीएम ना हो, ठीक है, प्रेसिडेंट ना हो करंट में, वाइस प्रेसिडेंट ना हो जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तब, ठीक है, और एमएलए ना हो, ठीक है, एमएलए या एमपी या मेंबर ऑफ लोकसभा ना हो, ठीक है। और बस यही है कि ये जो पद हैं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते, ठीक है। आते क्या है ये तो डेफिनेशन है ही नहीं, लेकिन ये पद जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है राष्ट्रपति होने का, ठीक है, प्रेसिडेंट होते हुए री इलेक्ट होने के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हुए री इलेक्ट होने के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, मेंबर ऑफ लोकसभा होते हुए वो री इलेक्ट होने के लिए, उस इलेक्ट होने के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। ये चीजें हमारे संविधान में दी हुई हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है क्या नहीं है इसके बारे में कोई संविधान में जिक्र हमारे नहीं है, ठीक है। आप मेरे को एक सेकेंड दीजिए। ठीक, एक घूंट पानी पी लेते हैं, लंबी गिलास हो गई। अब हम 58 तक हो गए, तो हम 59 पे चलते हैं। 59 हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? 59 हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 59, आर्टिकल नंबर 59 जो है वो हमारा बताता है कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या होंगी। कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, कंडीशंस के बारे में बताता है, यानी कि पद की शर्तें क्या होंगी। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप लगाएंगे आर्टिकल नंबर 59 पद की शर्तें, ठीक है। अब पद की शर्तों में जो पहला आता है वो आता है हमारा, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। हाँ, मैंने पिछली स्लाइड में थोड़ा सा गलत बता दिया, वो मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं हो सकता, ठीक है। प्रेसिडेंट shall be shall not be shall not be a member of, नहीं 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 नहीं, वो सही बताया मैंने, मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के अंदर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट होने के बाद की बात है कि कंडीशन जो है प्रेसिडेंट होने के बाद की है, वो तो हमने पहले पढ़ी थी ना, इलेक्शन कब नहीं लड़ सकता, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अगर मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन की बात करूं, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि उनका जो कार्यकाल है उसमें जो उपलब्धियां और भत्ते हैं, यानी कि जो भी उन्हें मिलता है, एम्यूलमेंट कहते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस, अलाउंसेस ये जो है पूरे कार्यकाल में कभी कम नहीं किए जा सकते, कम नहीं किए जा सकते। इसका क्या मतलब है? एमोल्यूमेंट होते क्या है, ये जितने भी हिंदी में से कहते हैं
परिलब्धियां, जैसे कि अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, इसी टाइप की चीज होती है, और भत्ते, ठीक है, इसमें डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो एमिलमेंट और अलाउंसेस जो है वो कभी कम नहीं करे जा सकते। ये कौन कहता है, हमारा आर्टिकल नंबर 59, जब से वो पद पे आया है उसके बाद उसके अलाउंसेस और परिलब्धियां अपने पूरे कार्यकाल के अंदर चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कार्यकाल खत्म होने के बाद चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 60, काफी मेन, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है। आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 60 हमारा किससे रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 60 हमारा रिलेटेड है ओथ से लेके, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट या फिर शपथ की बात करें, सीधा सीधा इससे क्वेश्चन आता है कि ओथ जो है राष्ट्रपति की वो किस आर्टिकल में दी गई है, ठीक है। अब अगर मैं ओथ की बात करूं तो ओथ दिलाता कौन है? दिलाता हमारा सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर इसी को हम कहेंगे मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अगर ये एब्सेंट हो, अगर मुख्य न्यायाधीश ही नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उस कंडीशन में जो उस सीजीआई की जो वो होती है 33 मेंबर्स की जो कमेटी होती है, ठीक है, 33 हमारे यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनके अंदर जो भी वरिष्ठतम होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश यानी कि वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी कि सीनियर मोस्ट जज, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा, वरिष्ठतम होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी होगा वो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएगा, अगर हमारे सीजीआई उस समय पे उपलब्ध किसी कारण से नहीं है या पद पे है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 60 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने अब तक नियुक्ति वगैरह सब कुछ देख ली, शपथ देख ली, सब देख लिया, तो आर्टिकल नंबर 60 के अंदर हमारा क्या दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 61 के अंदर हमारा दिया हुआ है, 60 के अंदर हमारी ओथ है, तो 61 के अंदर हमारा दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, यानी कि इम्पीच कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इम्पीच को हिंदी में कहते हैं महाभियोग। तो ये भी बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 हमारा महाभियोग के बारे में बताता है। अगर मैं महाभियोग के बारे में और बात, आर्टिकल नंबर 61 हमारा महाभियोग के बारे में बताता है। अगर मैं महाभियोग के बारे में और बात करना चाहूं तो महाभियोग में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, भाग लेने वाले सदस्य कौन से? हमने देखा था आर्टिकल में जो हमारे एमपीज एमएलएज हैं जो इलेक्टेड हैं भाग लेने वाले, उसमें चुनाव में तो वे थे, लेकिन यहाँ पे एमपी और एमएलएज, क्योंकि पहले तो एमएलए 2 इलेक्टेड होते थे राज्यसभा में, लेकिन अब तो नहीं, वो लोकसभा में अब तो नहीं होते, तो एमपीज भी इलेक्टेड और क्या बोलते हैं उसे, एमपीज जो है इलेक्टेड हो सकते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, और नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों इसमें भाग लेते हैं। नॉमिनेटेड, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों भाग लेते हैं। एमएलए तो अब नॉमिनेटेड होते ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारे सिर्फ इलेक्टेड एमएलए जो है इसके महाभियोग की प्रक्रिया में, प्रेसिडेंट की प्रक्रिया में वो काम लेते हैं, ठीक है। और ये आइदर हाउस के हो सकते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, ठीक है, ये आइदर हाउस के होते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर मैं प्रस्ताव की बात करूं तो प्रस्ताव जो है हमारा आइदर हाउस में आ सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है। लोकसभा में भी प्रस्ताव आ सकता है, राज्यसभा में भी प्रस्ताव आ सकता है। अब प्रस्ताव लाने के लिए क्या चाहिए? प्रस्ताव लाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रस्ताव लाने के लिए हमें चाहिए मेंबर्स, मेंबर्स चाहिए हैं, तो टोटल कैपेसिटी का, टोटल का 1/4 का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी प्रस्ताव को लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी लाया जा सकता है। जैसे कि अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा के 1/4, और राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के 1/4, ठीक है। प्रेजेंट नहीं, जितनी टोटल टोटल कैपेसिटी है, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस है,
उसका 1/4 यहाँ पे लाने के लिए चाहिए। ठीक है, फिर बात आएगी, फिर आगे प्रक्रिया, प्रस्ताव तो आ गया, यहाँ पे तो प्रस्ताव आ चुका है। अब प्रस्ताव आने के बाद की प्रक्रिया क्या है, फिर यहाँ पे विशेष बहुमत का काम आ जाता है, विशेष बहुमत। ठीक है, अब विशेष बहुमत क्या होता है हमारा, विशेष बहुमत हमारा होता है जिससे हमारी सरकारें बनती हैं। विशेष बहुमत होता है हमारा टोटल सीट्स का 2/3। ठीक है, जिस जैसे कि लोकसभा में प्रस्ताव आया, तो फिर लोकसभा के 2/3 मेंबर्स अगर अप्रूव कर दे, तो वहां पे इम्पीच की कार्यवाही, इम्पीचमेंट की कार्यवाही जो है वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ पे फिर लोकसभा में से पारित हो गई। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा में कार्यवाही स्टार्ट हो गई। अगर 2/3 ऑफ द मेंबर, टोटल जो मेंबर है, अगर वो मिल गया, यानी कि विशेष बहुमत मिल गया, तो यहाँ पे इम्पीचमेंट की कार्यवाही लोकसभा में पूरी हो गई। फिर जाएगा वो नेक्स्ट सदन में, नेक्स्ट सदन होगा हमारा राज्यसभा। तो राज्यसभा से लोकसभा भी हो सकता है, लोकसभा से राज्यसभा भी हो सकता है। फिर अगर राज्यसभा में भी 2/3 ऑफ द मेंबर अगर कार्यवाही हो गई, तो वहां पे तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को इम्पीच कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति इम्पीच्ड हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में आप लोगों को आई जानी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या देखा है यहाँ पे कि अगर, जैसे कि अगर हमें महाभियोग लगाना है, तो वहां पे कौन कौन भाग लेंगे, वहां पे हमारे एमपीज और एमएलए लेंगे, क्योंकि एमएलए में कोई भी नॉमिनेटेड नहीं होता, तो एमएलए जो है वो सिर्फ इलेक्टेड भाग लेंगे, और एमपीज जो है वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों भाग लेंगे। अब नॉमिनेटेड एमएलए कितने हैं हमारे, एमपीज कितने हैं, 12। ठीक है, 250 की कैपेसिटी में हमारे 12 जो है नॉमिनेटेड है, 238 हमारे इलेक्टेड होते हैं एमपीज। ठीक है, अगर मैं प्रस्ताव की बात करूं, तो प्रस्ताव हमारा आइदर हाउस में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। अब प्रस्ताव लाने के लिए क्या चाहिए, प्रस्ताव लाने के लिए अनुमोदन के लिए जो हमारे मेंबर्स चाहिए, अनुमोदन के लिए 1/4 मेंबर्स टोटल कैपेसिटी का उनका सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद अनुमोदन हो जाएगा। अनुमोदन होने के बाद फिर उसी सदन में जैसे कि लोकसभा में हुआ तो उसी सदन में फिर विशेष बहुमत से उसे पास होना पड़ेगा। विशेष बहुमत से पास हो गया लोकसभा में, यानी कि 2/3 ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ लोकसभा अगर वो पास हो जाता है, तो वहां से इम्पीचमेंट की कार्रवाई दूसरे सदन में जाएगी। दूसरे सदन में भी अगर वहां पे विशेष बहुमत मिल जाता है, स्पेशल मेजोरिटी मिल जाती है, तो वहां पे फिर राष्ट्रपति इम्पीच हो जाएंगे। ठीक है, इतनी सी प्रक्रिया है। स्पेशल मेजोरिटी दोनों सदनों में चाहिए इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। और स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, 2/3 ऑफ टोटल। ठीक है, दोनों सदनों के लिए ये चीज 2/3 ऑफ द टोटल हमारी स्पेशल मेजोरिटी होती है। अब अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं, तो मेरे को 1 मिनट का समय और दीजिए, फिर मिलते हैं। 1 मिनट। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही होगी। तो हम आर्टिकल नंबर 61 तक यहाँ पे आ चुके हैं। 61 के बाद हमारा लास्ट आर्टिकल बचता है हमारा आर्टिकल नंबर 62। आर्टिकल नंबर 62 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल नंबर 62 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आर्टिकल, अभी हमने शपथ देख ली, निर्वाचन देख लिया, इम्पीचमेंट देख ली, सब कुछ देख लिया। तो हमारा एक जो लास्ट आर्टिकल बचता है, तो वो बचता है कि राष्ट्रपति अगर चुनाव होगा या राष्ट्रपति की डेथ हो गई, उसके बाद नेक्स्ट जो राष्ट्रपति बनेगा वो कैसे होगा।
मतलब कि इलेक्शन टू फिल वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कि इलेक्शन कैसे करवाए जाएंगे वैकेंसी को फुल करने के लिए प्रेसिडेंट की। अब ये दोनों तरीके से हो सकता है, इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं कि उनका टर्म एंड हो चुका है, मतलब तीन हो सकते हैं, या फिर उनकी डेथ हो चुकी है, और या फिर वो इम्पीच हो चुके हैं। तीन कंडीशन हो सकती है इसमें भी, और तीनों में ही ये प्रोसेस तो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, या तो टर्म एंड हो सकता है, या डेथ हो सकती है, या इम्पीच हो सकते हैं, इम्पीच्ड हो सकते हैं, ये तीनों रहेंगे। भाई अगर टर्म एंड हो चुकी है तो टर्म एंड होने से पहले ही हमारा इलेक्शन करा लिया जाता है। ठीक है, टर्म एंड होने से पहले ही हमारा इलेक्शन करा लिया जाता है। अगर डेथ हुई है, सर्कमस्टेंसेस कुछ बन गए, उनकी डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में यहाँ पे नेक्स्ट जो संभालेंगे, जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं आते तो वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट काम करेंगे। ठीक है, और ये दोनों केसेस में होगा, अगर डेथ होती है तो भी और इम्पीच होते हैं तो भी। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट कितने टाइम तक काम कर सकते हैं, ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमम जो है 6 महीने तक वो इस तरीके से वर्क कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो, इलेक्शन ही नहीं हुआ, थे ही नहीं, डेथ हो गई, रिजाइन दे दिया उन्होंने पहले ही, तो अगर इस ऐसी कंडीशन हो तो इसके लिए हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है कि या तो प्रेसिडेंट होगा, नहीं तो उसकी सीट पे फिर वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे, नहीं तो उनकी सीट पे फिर सीजीआई बैठेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और नहीं तो फिर उनकी सीट पे हमारे कौन बैठेंगे, वरिष्ठतम हमारे न्यायाधीश, यानी कि सीनियर मोस्ट सीनियर मोस्ट जज जो भी होंगे वो हमारे बैठेंगे। तो या तो प्रेसिडेंट होंगे सीट पे, या तो वाइस प्रेसिडेंट होंगे सीट पे, या तो सीजीआई होंगे सीट पे, या फिर सीनियर मोस्ट जज होगा। इससे आगे की प्रक्रिया संविधान में नहीं लिखी है, और प्रक्रिया में लास्ट जो था वो सीजीआई ही थे, जो हमारी सीट पे बैठे थे, शायद उनका नाम हिदायतुल्ला था, हिदायतुल्ला था, मेरे को ठीक ठीक याद है। तो सीजीआई हमारे लास्ट थे, सीनियर मोस्ट जज तक तो अभी तक आई भी नहीं है बात। ठीक है, अब हम यहाँ पे किस बारे में बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे ट्रिक ट्रिक खेलते हैं। ठीक है, ट्रिक ट्रिक खेलते हैं, तो इसको याद करने की जो हमारी ट्रिक है वो है हमारी पकानी कोका दुयोदशम। ठीक है, पकानी कोका दुयोदशम। अब पकानी से क्या होगा, पे से होगा पद, पे से पद, आर्टिकल नंबर 52। ठीक है, का आ से होगा हमारा कार्यपालिका, कि कार्यपालिका के वो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, कार्यपालिका 53। नी से होगा हमारा निर्वाचन 54। को से होगा हमारा कोटा, जिसके बारे में बहुत कम सवाल आते हैं, लेकिन जब आते हैं फंसा देते हैं। ठीक है, और फिर अगले का से होगा हमारा कार्यकाल, आर्टिकल नंबर 56। फिर अगले दू, यू से होगा, दू और यू दो भागों में बटेगा। दू से हमारा होगा दोबारा, यानी कि री इलेक्शन कैसे हो सकता है। यू से हमारा होगा योग्यता, और फिर हमारा आएगा दसम, दसम में दे और शय और मैं, तीन चीजें होंगी। तो दे से हमारा होगा दशाएं, कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस जो होंगी हमारी वो हमारी होंगी 59 में, ये हमारा 56, ये हमारा 57, ये हमारा 58, ये हमारा 59। शय से हमारा होगा क्या, हमारा शपथ, शपथ हमारी होगी 60 में, और मैं से हमारा होगा महाभियोग,
यानी कि आर्टिकल नंबर 60 इम्पीचमेंट महाभियोग, ठीक है, इम्पीचमेंट। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। पकानी से हमको पता चला निर्वाचन तक, कोका से हमको पता चला कार्यकाल तक, दुयो से हमें पता चला योग्यता तक, और दशम से हमें पता चला महाभियोग तक। तो पकानी, कोका, दुयो, दशम हमारे यहाँ पे ट्रिक हो गई प्रेसिडेंट की आर्टिकल्स को याद करने की। ट्रिक 4 रिमेंबर प्रेसिडेंट आर्टिकल्स, ठीक है। जहां तक आप लोग सब समझ गए होंगे आर्टिकल्स के बारे में, और हमने राष्ट्रपति के यहाँ पर आर्टिकल्स कर लिए। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो हमारी होगी वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स पे, क्लास नंबर 2 पॉलिटी की। इसके लिए हम आपसे कल मिलते हैं। बाकी आप एक बार दोबारा से ये देख लीजिए। अभी तो नहीं कर रहा कुछ भी, डिस्कार्ड नहीं कर देते, कीप कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा से यहाँ पे ये आर्टिकल्स और देख लेते हैं। 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन, term of office of president, eligibility of re-election, qualification of election as president, condition of president's office, oath of affirmation by the president, or procedure of impeachment of the president, time of holding election to fill a vacancy of office of president। ये हमारे आर्टिकल्स यहाँ पे प्रेसिडेंट के खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वाइस प्रेसिडेंट की क्लास में। थैंक यू।